एनपीओ। हाँ, तो ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात को, कि जो एनपीओ का पैटर्न होता वही पैटर्न फॉलो होता है। ऑल्दो दे आर द प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, और आप लोग जो प्रोफेशनल बनोगे, प्रोफेशनल्स के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो सब, वो प्रॉफिट अर्निंग है, बट स्टिल देयर पैटर्न ऑफ अकाउंटिंग इज सिमिलर टू दैट ऑफ एनपीओ। इसलिए यहाँ पे इस चीज को बताया जा रहा है, ये स्कूल कॉलेज वाली जो अकाउंटिंग है वही चीज है। अब ये एनपीओ अगर नहीं भी होता तो भी कोई टेंशन नहीं। और दूसरी बात देखो यहाँ पे क्या दिया गया आपको, बताओ ये जो चीजें बना के दी गई है क्या है? हाँ जी, ट्रायल बैलेंस है बेटा, ये दिस इज द ट्रायल बैलेंस। तो अब आप बताओ, ट्रायल बैलेंस दे रखा है तो आपको नॉर्मली फाइनल अकाउंट वाला लॉजिक लगाना है। अब आप बताओ आपको क्या क्या बनाना है यहाँ पे? रिसिप्ट पेमेंट नहीं बनेगा फिर। अरे जिसने ट्रायल बैलेंस दे दिया इसका मतलब वो नॉर्मल फ्लो ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है, जो अभी तक वो सिंपल फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन होता है वो चलता है उसके साथ। तो अब आप बताओ इसमें करना क्या है? देखो, इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा, लाइक पीएनएल तो बोल नहीं सकते, इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग या दोनों? दोनों क्यों करेगा? ट्रायल बैलेंस में कैपिटल फंड नहीं देगा तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा क्या? अरे कभी नहीं करेगा। क्या ट्रायल बैलेंस में तुम्हें कैपिटल नहीं मिलता तो तुम्हें पहले, तो ये कैपिटल की जगह कैपिटल फंड दे रखा है, वो देगा, देना पड़ेगा। यानी यहाँ पे बिल्कुल मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हें बोला कि फाइनल अकाउंट का लॉजिक लगाओ। वहां पे क्या करते थे? इनकम स्टेटमेंट, और देन आफ्टर क्या करते थे? बैलेंस शीट, यही तो बनाते थे। इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या बन जाएगा? सुनाई नहीं दिया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर कौन सी वाली? एग्जैक्टली, ओपनिंग बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है दोस्त यहाँ पे, ठीक है ना? चलिए देखिए किसके बारे में एडजस्टमेंट्स है। सबसे पहले मटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड फ्रॉम कॉलेज स्टोर्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी है, ध्यान से देखना। एक मिनट रुक जाओ, निकाल लो तुम लोग, क्वेश्चन निकालो। देखो किन के बारे में एडजस्टमेंट है बेटा, वो आपको देखना है। सबसे पहले फटाफट देखो, सबसे पहला एडजस्टमेंट किसके बारे में? मटेरियल कंज्यूम्ड। चलिए देखते हैं। हाँ, इसको थोड़ा प्रॉपर करके लिख देना। ये जो इस तरह लिखा हुआ ना, वो एक्चुअली सैलरी का ही पार्ट बताना चाह रहा था, लेकिन लिखा थोड़ा गलत तरीके से, तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है। करते हैं इसको शुरू और देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखो टाइम बचा रहा हूँ तुम्हारा थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं। मटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड में किसके किसके बारे में बोल रखा है बेटा? रिसर्च, स्टूडेंट वेलफेयर, गेम्स, और तो देखिए टीचिंग कहाँ गया, देखते हैं। सर फर्स्ट पेज पे है क्या? देखिए यहाँ ध्यान से देखोगे तो एक टीचिंग में मिल गया, रिसर्च में मिल गया, दो तो मिल गया, और बताओ? और ठीक है ना, क्लियर है? और एक्चुअली जो ये रिसर्च लिख रखा है ना, एक्चुअली ये क्या है, ध्यान से देखो। ये रिसर्च में, एक्चुअली रिसर्च कुछ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ रिसर्च में सैलरी दे रखी है, ये सैलरी है एक्चुअली। ये यहाँ ये इस तरह नहीं लिखना चाहिए था, इसको लिखना इस तरह से चाहिए था। सॉरी, रिसर्च सैलरी दो चीजों की दे रखी है बेटा, एक तो आपका क्या है टीचिंग, और दूसरा क्या है, तो थोड़ा सा इस तरह से लिखना चाहिए था, इसको लिखने का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था, तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बताइए क्या है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, क्या है? ट्यूशन फी रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, तो ट्यूशन फी कहीं होगा, देखिए ठीक है ना। नेक्स्ट बताइए।
स्टोर्स जो है, देखो अब आपने स्टोर्स के रिगार्डिंग बात करी ना, तो इसको आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना फिलहाल। ये है स्टोर्स, ये है स्टोर्स, इसको याद रखना, इसको एक ही साथ डील करना है। और कहीं है स्टोर्स के रिगार्डिंग कुछ और बात है, हाँ कॉलेज स्टोर्स ये रखा सेल वाला, तो ये इनको आपको कुछ नहीं करना है, इनको साइड कर दो फिलहाल, ठीक है ना, इन तीनों को साइड कर दो। और बताओ क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, ये यहाँ रहा, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, और इनके रिगार्डिंग प्रोविजन भी है, तो उसको भी मैंने माफ कर दिया, बात करूंगा मैं इस पे भी। यहाँ तक कोई दिक्कत है पक्का? और कुछ है बेटा? तो इनकम एक्सपेंडिचर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, देखो आपने इस चैप्टर में इतना कुछ कर लिया कि आपको देख के समझ जाना चाहिए रिसिप्ट है या पेमेंट है या इनकम है या एक्सपेंडिचर है। तो फटाफट बताओ ये कहाँ जाएगा, ये जो सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट दे रखा है कहाँ जाएगा, ये इनकम में जाएगा। कोई एडजस्टमेंट है तो सीधा छाप देंगे, करता हूँ। कंसल्टेंसी रिसिप्ट ये कहाँ जाएगा, क्या इसमें भी कोई एडजस्टमेंट है? नहीं, तो ये दोनों एज इट इज चले जाएंगे। देखो मैं तुम्हारा टाइम बचाने के लिए जो सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने बना रखा है उसी को दिखा देता हूँ। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट यू आर गेटिंग द सेम अमाउंट, यस नो? और फिर कंसल्टेंसी वो भी आपका सेम है। आ गया इतना समझ में, दोनों आ गया? आगे मत देखना, आगे मत सोचो इतना समझ में आएगा नहीं आया, ये बताओ, ठीक है? आगे बताओ, अब आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट बेटा सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब आप बताओ ये क्या होता है? अरे लायबिलिटी होता है। देखो स्टूडेंट से आप सिक्योरिटी डिपॉजिट, स्कूल में पढ़ाई किया, स्कूल गए हो, स्कूल गए हो फिर भी नहीं पता बेटा? लाइब्रेरी में अगर मेंबरशिप लेनी है तो क्या करना पड़ता है? हॉस्टल में अगर आपको रूम लेना है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे लिया जाता है जस्ट टू एश्योर दैट यू आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्कूल और कॉलेज, हाँ या ना? बाद में जब वहां से आप छोड़ के बाहर निकलते हो, मतलब आप वहां से लीव कर देते हो, तो क्या करते बोलो, वो पैसा रिफंड हो जाता है आपका। तो टिल देन जो ये स्कूल की क्या मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी? मास्क। अरे वाह, अच्छा ये तुम लोग नहीं मानोगे ऐसे? मैं करता हूँ इलाज, मैं तो बेटा मैं तो मुर्दों से भी काम निकलवा लूं, तुम लोग तो फिर भी सांसें ले रहे हो। बताता हूँ मैं रूल, यहीं पे गेट पे रखा हूँ। 500 रुपए का चालान, गुड़गांव में कितना चालान है बेटा? 500, वो 500 मैं वसूलूं, ठीक है? ऐसे तो तुम करो ना, तुम कुछ करो, मैं कुछ, मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये ज्यादा नहीं बदमाश है, बस 4-5 है ना, 4-5 है जिनको दिक्कत होती है मास्क लगाने में। एक तो ये को हटना बेटा थोड़ा सा, एक ये बदमाशी अक्सर देखोगे बिना मास्क के रहेंगे, और एक ये भाई साहब है हमारे गौतम बुद्ध जी, पूरा नाम क्या गौतम आगे? कौशल, एक और गौतम, हाँ वो है, क्या नाम बेटा? जैन। वही कंफ्यूजन हो जाती है ना कॉमन नेम, अभी कई लोग और भी। अब तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? तो यही है बदमाश। ठीक है बेटा, देखो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके लिए क्या होगा, आपके लिए मतलब आप स्कूल के साइड से सोचो क्या होगा, लायबिलिटी होगा। कैपिटल फंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, रिसर्च फंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, बिल्डिंग फंड जितने भी फंड्स होते हैं सब लायबिलिटी साइड जाएंगे, प्रोविडेंट फंड वो भी है ना। तो ये सब के बारे में तो अभी टेंशन ही नहीं लेनी। नेक्स्ट पॉइंट बताओ क्या लिखा है, ट्यूशन फी रिसीव्ड इनकम है एक्सपेंडिचर है? इनकम एडजस्टमेंट था, क्या था एडजस्टमेंट? रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से मिलना था, तो बेटा रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग के जैसे ही हुआ ना, ऐड करेंगे माइनस, ऐड कर देंगे। देखो आप समझदार तो हो ही गए हो इतने। ट्यूशन फी रिसीव्ड कितना था, 8,80,000 गवर्नमेंट से रिसीव करना बाकी था, तो ये कितना हो गया? आई गेस ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। टेंशन फ्री होके देखो ये सारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको कम से कम 2 से 3 बार ट्राई करना ही करना है, ठीक है? 2 से 3 बार करना है, अगर फिर भी दिक्कत आती है मेरे से मिलना जरूर। नेक्स्ट क्या बेटा, कुछ बोला क्या गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में? क्या होगा फिर? इनकम है, इनकम किधर जाएगा? इनकम साइड में, बहुत अच्छे है।
तो ये गवर्नमेंट ग्रांट आ जाएगा। फिर बताओ नेक्स्ट क्या था, डोनेशंस। क्या कोई एडजस्टमेंट है, कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इनकम इन्वेस्टमेंट, सॉरी मैंने बता ही दिया था वैसे। तो ये कहाँ जाएगा, इनकम साइड में जाएगा। हॉस्टल रूम रेंट, हाँ अपने साइड से मत सोचना सर अभी तो हम पे करके आए हैं। हॉस्टल रूम रेंट स्कूल के साइड से सोचो, कॉलेज के साइड से सोचो, क्या होगा, इनकम होगा। मेस रिसिप्ट्स है ना, बहुत सही है। तो ये सारी चीजें इनकम साइड में चली जाएंगी विदाउट एनी एडजस्टमेंट। ये क्लियर कट पॉइंट समझ में आने चाहिए, हाँ या ना जवाब दो बेटा। ठीक है आगे बढ़े। कॉलेज स्टोर्स वाली बात तो मैंने मना करी थी अभी सोचने के लिए, अभी छोड़ दो उसको, है ना। तो ये जो पॉइंट्स है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। इसको छोड़ दो फिलहाल, ठीक है। अब आप बताओ बचा क्या, बीच में कुछ दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या करोगे इसके साथ। अरे एक्सपेंस में नहीं जाएगा यार, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख रखा है, ये एडजस्टमेंट नहीं है दोस्त, ये कहाँ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है। नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं बोल, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो ये एडजस्टमेंट जैसा नहीं है कि आप इसको एडजस्टमेंट की तरह ट्रीट करोगे। ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ मतलब ये ऑलरेडी एडजस्टेड है। इनकम एक्सपेंडिचर में एडजस्ट हो चुका, कहाँ जाएगा ये बताओ, इधर। तो ये याद रखना, अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर कहाँ है, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस का मतलब उसका एडजस्टमेंट हो रखा है, केवल आपको एंड रिजल्ट बताना। और एंड रिजल्ट क्या होता है इसका, लायबिलिटी है। ये क्लियर है, स्टोर्स वाला छोड़ दो। नेक्स्ट क्या है बेटा, पॉइंट बताओ। सैलरीज में है पहली सैलरी किसकी, तो देखिए जरा फटाफट देखिए किधर जाएगा वैसे ये, सुनाई नहीं दिया, एक्सपेंडिचर देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, टू चीटिंग टीचिंग, क्या लिखा है इसमें, सैलरीज। कोई दिक्कत हो तो बताओ। और बेटा इसमें सैलरी में एडजस्टमेंट था ना, किस बात का एडजस्टमेंट था जरा देख के बताओ, लिखा था मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब टीचिंग ने, मतलब टीचर्स ने भी कुछ सामान का कंजम्पशन किया था, करते ही ना मार्कर और ये सब चीजें जो भी होती हैं। 50,000 का मटेरियल कंज्यूम किया था, तो क्या करोगे इसको, तो टोटल जो होगा टीचिंग पे खर्चा क्या आया सर, टीचिंग पे खर्चा आया सैलरी और मटेरियल मिला के, ठीक है ना, इतना तो क्या होगा। फिर आगे बढ़िए, जस्ट उसके नीचे क्या लिखा था बेटा, रिसर्च। रिसर्च पे आपका देखोगे कितना अमाउंट लिख रखा है, सही है। अरे 1,20 कहाँ 8 लाख, 8.5 कहाँ मिल रहा है तुम्हें, ये 8.5 टीचिंग का है, ये 8 लाख इसका परचेज का है, 1,20,000। ठीक है, बुक से अमाउंट मिला लो यार, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो। 8,50,000 टीचिंग का था बेटा, ये रिसर्च का है 1,20,000, और इस पे भी मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ था कितने का, टोटल। खैर मैंने उसको टोटल करने जैसी नौबत नहीं लाई थी, मैंने टोटल ले ली, कोई दिक्कत नहीं है ना यार, समझ में आ रहा है आप सबको। किसी बच्चे को कोई टेंशन हो तो बता देना भाई। देखो आसान क्वेश्चन है, लेंथी है क्वेश्चन लेकिन आसान है, बस थोड़ा सा आपको होता है ना कि थोड़ा ध्यान लगा के चलना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या बेटा, अब ये बताओ इनकम है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर स्कूल्स स्कॉलरशिप्स देते हैं, पता नहीं देते तो हैं ही, सुना तो है, क्या होगा ये, कोई एडजस्टमेंट है इसमें, तो ये एब्सोल्यूट पॉइंट है और ये सीधा चला जाएगा कहाँ पे, एक्सपेंडिचर साइड में। वेरी गुड, नेक्स्ट बताइए दोस्तों, इसमें था क्या था, मटेरियल कंज्यूम। तो स्टूडेंट्स वेलफेयर में कभी तुम्हारा वेलफेयर हुआ है स्कूल में, हुआ ही है, हाँ नो सर, हर चीज में नो सर बोलना, पढ़ाई लिखाई तो हुई नहीं बिल्कुल भी, एकदम मतलब नाम भी लिखने नहीं आता होगा, ये सब कहाँ सीखा था। अरे स्कूल वालों ने कुछ तो क्या है, ऐसे नहीं बदनाम करते। अरे नो सर, हर चीज में नो सर, स्कूल को इतना बदनाम कर, रुक जा मैं नंबर निकाल, कौन से स्कूल में थे बेटा, हाँ डीएवी कौन सा, मैं समझ बोलो डीएवी कही है यार, पूरा नाम क्या था, इस डीएवी का फुल फॉर्म ये नॉर्मल वाला ही है ना। अरे यहाँ पता नहीं गुड़गांव में कितने डीएवी बना रखे हैं, है ना, जीएवी भी, अबे जीएवी और डीएवी भी 3-4 है यार यहाँ पे, है ना। और जिसने अपना नाम डीएवी जिसने शुरू किया होगा ना, वो भी बेचारा ऊपर से देख के पछता रहा होगा मैंने क्या ही कर दिया।
मेरे नाम का दुरुपयोग हो रहा है। स्कॉलरशिप क्लियर था। स्टूडेंट वेलफेयर में एक्सपेंसेस थे कितने के, और मटेरियल कंज्यूम हुआ था कितने का। अरे तुम लोगों को 26 जनवरी और 15 अगस्त को लड्डू तो खिलाए जाते हैं ना, नहीं खिलाया, क्या दिया जाता था? बस बढ़िया बेटा, तो कभी कुछ खिलाया गया था? झूठ तो ना बोल, कौन से मतलब क्या बोलूं, भिखारी वाले स्कूल में थे क्या? वहां का जो मतलब मैनेजमेंट था वो क्या था, गरीब था? केजरीवाल रहा होगा पक्का। नहीं मतलब ये क्या यार, कौन से स्कूल में थे, इतना तो करना ही चाहिए था। पैसे लेके खा गए सब, कुछ नहीं खिलाया, ये सही है यार। तो मतलब यहाँ तो भाई अच्छा कॉलेज है स्कूल, लेकिन यहाँ तो खिला ही रहे हैं सब। नहीं ये तो यार प्राइमरी स्कूल जो एकदम बैकवर्ड होगा वो भी कम से कम लड्डू का तो इंतजाम कर ही लेते हैं, है ना, इतना तो होता है ना दोस्त। नहीं मिला था, जिंदगी बर्बाद हो गई तुम लोग। हाँ नहीं बेटा, बचपन से होंगे नहीं थे तुम। इस साल का क्या मतलब है, मैं पूरा पूछ रहा हूँ। पूरा कभी नहीं मिला स्कूल में, कुछ नहीं खिलाया गया कभी भी, बेकार हो तुम कुछ। क्या दिया था? इसलिए दिया था, शेयर देख के दिया होगा। अरे उन्होंने सोचा तुम सुधर जाओगे। चलो इतना क्लियर है बेटा, मटेरियल कंज्यूम्ड। भाई मैं तो सोचा कि तुम लोग अच्छे स्कूल्स में पढ़े हो, केवल पैसे लेते नहीं है वो लोग, उसके बदले बच्चों का कुछ ध्यान भी रखते हैं। फिर तो मेरा स्कूल सही था, गवर्नमेंट स्कूल था, लेकिन जितनी मर्जी उतनी खिलाया था। चलो अमन सैनी ने खाया था, बढ़िया बेटा। चलिए फिर क्या है बेटा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कोई एडजस्टमेंट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस? तुम बताओ कहाँ जाएगा भाई, एक्सपेंडिचर में जाएगा ये, नो डाउट। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में एक्सपेंसेस है 50,000 का, और भी कुछ है? मटेरियल कंज्यूम कितने का, 25,000। तो ये सब देखो पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं था बेटा, बस ये है कि इसको फ्रेम करना आना चाहिए, ये क्लियर है। और ये एक्सपेंसेस और मटेरियल, कोई दिक्कत यहां तक बताओ फटाफट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, क्या कोई एडजस्टमेंट है? सीधा आ जाएगा। रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, ये क्या है? एसेट है सर। और ये अदर इन्वेस्टमेंट, एसेट है सर। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट है सर। ये सब इन्वेस्टमेंट नाम आते ही एसेट होता है बेटा, याद रखना। जैसे फंड नाम आते ही लायबिलिटी साइड जाता है, वैसे इन्वेस्टमेंट एसेट होता है बेटा, याद रखना। नेक्स्ट है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस, कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस, ये दोनों क्या है? तो देखो तीन एक्सपेंसेस एक साथ लिख के दिया मैंने यहाँ पे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, नो एडजस्टमेंट इज देयर, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एंड कंसल्टेंसी। आप बताओ आपको दिक्कत है क्या यहाँ तक? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। तो क्या बचता है एक्सपेंडिचर में बेटा? पहले देखो, अभी आपने क्या क्या यूज कर लिया एडजस्टमेंट में से, ये वाला पूरा हो गया एक बार। अब एक बार बैलेंस शीट में यूज होगा वो अलग बात है। ये इसका पता नहीं अभी, और इसका पता नहीं, ठीक है, दो चीजें है ना बेटा। चलिए अब जरा स्टोर्स और मटेरियल की बात कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन लिखा है जरा बताओ। स्टोर सेलिंग प्राइस आर फिक्स्ड टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10%। इसी पे ध्यान देना, पूरे पॉइंट इसी के लिए पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज मैं बोलता खुद ही कर लेते। सेलिंग प्राइसेज आर फिक्स्ड टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ, चलो अब होगा क्या ना, दो तरीके इसको लिखने के। या तो मैं इधर क्या करूं, देखो ध्यान से, इधर मैं पूरा सेल्स लिख दूं, इनकम साइड में पूरा सेल्स लिख दूं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, पूरा सेल्स इधर लिख दूं, और ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, उन सबको लिखूं, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के यहाँ डेबिट में लिखूं। दो काम हो सकते हैं, है ना। तो देखो एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूँ, पूरा सेल्स मैंने इनकम कर दिया, और जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक और परचेज ये सब लिख के मैंने डेबिट क्रेडिट करके नेट बैलेंस दिखा दिया, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, ठीक है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है क्या है, मैं सीधा प्रॉफिट उठाऊं और प्रॉफिट को किधर लिख दूं, इनकम साइड में, और अगर लॉस हो तो एक्सपेंडिचर साइड में। कौन सा ज्यादा इजी है? प्रॉफिट निकाल लो, क्यों सर दिया ही है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, जितना भी सेलिंग प्राइस डिसाइड करा उस पे सेलिंग प्राइस पे 10% का प्रॉफिट आएगा। तो बेटा सेल्स बताओ कॉलेज स्टोर का। अब आप देख सकते हो कॉलेज स्टोर सेल्स कितना है, 7 लाख।
50,000 इस 7,50,000 पे ये सेल्स ही तो है और इसी का 10% तुम्हारा प्रॉफिट है, तो इसका 10% कितना आएगा? तो बेटा कुछ मत करना, ये लिख देना बस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टोर्स। बाकी का मैं बता दूंगा, उसकी चिंता छोड़ दो। फिलहाल क्या करोगे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टोर्स। कॉलेज स्टोर को इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाने का मतलब यही था कि जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में बात करते हो, क्या आप या तो मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते, कंज्यूम्ड यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसा हो जाता। क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या हुआ कि भाई ओपनिंग स्टॉक लिखते, फिर परचेज लिखते, फिर क्लोजिंग लिखते, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट बढ़ जाते क्योंकि उसमें कंज्यूम्ड भी था, तो बहुत ज्यादा कुछ हो जाता। आप इतना लॉजिक मत लगाओ। क्या करोगे आप? सिंपल सा देखो, जितने का सेल किया उसमें 10% का प्रॉफिट था, प्रॉफिट ही तो निकालना हमारा ऑब्जेक्टिव था। और मैंने इसको बोला क्या था आपको, ये क्या है? प्रॉफिट अर्निंग एंटिटी बोला था ये बेसिकली। किधर जाएगा वो प्रॉफिट? तो लिख दिया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टोर्स, बात खत्म। बोलो ठीक है, इतना इसके बारे में टेंशन मत लेना। बाकी रही बात सर क्लोजिंग स्टॉक, तो आप निकाले नहीं तो बैलेंस शीट में तो दिखाओगे बेटा, उसकी चिंता आप मेरे पे छोड़ दो, बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। यहाँ ना तो मैं ओपनिंग स्टॉक दिखा रहा हूँ, ना तो परचेज दिखा रहा हूँ, ना तो क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा हूँ, सीधा मैंने क्या किया, सेल्स पे प्रॉफिट ही निकाल के लिख दिया। अगर मेरे को ओपनिंग स्टॉक निकालना के लिखना होता तो किधर लिखता? डेबिट में। परचेज किधर लिखता? डेबिट में। क्लोजिंग स्टॉक किधर लिखता? क्रेडिट में। और सेल्स किधर लिखता? क्रेडिट में। अपने आप नेट बैलेंस होके उतना ही आता, लेकिन इतनी मेहनत कौन करने जाए, जब 10% बोला तो निकाल के लिख दो, बात खत्म। आया ना? क्लियर रहेगा ये चीज है। इसके बाद बताओ बेटा और क्या रह जाता है? सर डेप्रिसिएशन रह जाता है, तो गो फॉर द डेप्रिसिएशन, लेकिन ध्यान से, विच मेथड इज दिस? स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन से वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाता है? सर ओरिजिनल कॉस्ट पे। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट? कैसे पता चलेगा? सर जब कभी भी, ध्यान से सुन लो मेरी बात, जब कभी भी क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे दे तो इसका मतलब समझ लो कि ये एसेट किस पे दिखाया गया है? कॉस्ट पे दिखाया गया है। क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते ही आप डेप्रिसिएशन माइनस ही नहीं करते। किसमें से माइनस नहीं करते? ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस नहीं करते, बल्कि उसको अलग से लिखते हो। हाँ या ना? तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही कुछ किया है, तो ओरिजिनल कॉस्ट दिया है। ये जो कॉस्ट दिख रही है ना बेटा एसेट्स की, ये सब ओरिजिनल कॉस्ट है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि डेप्रिसिएशन करस्पॉन्डिंगली क्या इधर लिखा है? क्रेडिट साइड में लिख रखा है। हाँ या ना? प्रोविजन बोलो। सर अगर एसएलएम की जगह डब्ल्यूडीबी मेथड होता तो मैंने बताया तो कि दिस इज द प्रोविजन। देखो बिल्डिंग का अमाउंट कितना दिख रहा है तुम्हें? 16 लाख ना? तो लैंड 1 लाख का। वाह, गलत तो नहीं देख रहे हो ना तुम लोग? ठीक है, सही है। अच्छा बेटा, बिल्डिंग पे अभी तक का डेप्रिसिएशन कितना है? तो अगर डब्ल्यूडीबी मेथड होता तो इन दोनों का नेट बैलेंस निकालते, कितना आता? 11,20,000, है ना? सही बता रहा हूँ ना? हाँ, तो 11,20,000 आ जाता, और 11,20,000 पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होता है? समझ में आई बात? लेकिन अभी मेथड क्या बोला था? अरे एसएलएम स्ट्रेट लाइन, अभी क्या बोला था? स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में किस पे लगेगा? 16 लाख का कितने परसेंट? कितना आएगा? चेक कर लेना, देख सकते हो आप। ठीक है ना? 80,000 आएगा। नेक्स्ट क्या है बेटा? प्लांट एंड मशीनरी रेट क्या था? 10%। कितना प्लांट एंड मशीनरी? 850,000। कितना आएगा? दिख रहा होगा, सही है। हाँ या ना? नेक्स्ट बताइए। फर्नीचर 6 लाख का 10%, तो 60,000, दैट्स इट। ये भी क्लियर होना चाहिए। एंड लास्ट वन मोटर व्हीकल, कितने परसेंट? 20%। मोटर व्हीकल कितने का? 180 का 20%। तो आप बताओ आपको क्या इसमें समझ में नहीं आया? बेटा ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। तो प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो स्पीड अच्छी हो जाएगी। तो आप एक काम करो, पहले फटाफट इसका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर उसका स्क्रीनशॉट ले लो। बैलेंस शीट को तभी छोड़ दो, एक सेकंड। बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी साइड में जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, जो आप दूसरा तरीका बता रहे थे कि 70,000 जैसा आपने निकाल के लिखा है, हाँ, जो आप दूसरा तरीका बता रहे थे कि स्टोर्स वगैरह में से माइनस करके बता दीजिए। वो बेटा जब तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाऊंगा ना, फाइनल अकाउंट पढ़ा है ना ट्रेडिंग अकाउंट, उसका तरीका है। तो जब फाइनल अकाउंट पढ़ोगे तो उसके हिसाब से बताओ।
फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा तूने, फाइनल अकाउंट नहीं पढ़ा था ना? हाँ तू पढ़ोगे तब आएगा, ठीक है ना? अरे माइनस करके देख लो तो बन भी रहा और माइनस इसलिए तुमने गलत करा होगा ना, कंजम्पशन भी तो है इसमें, कंजम्पशन करके देख लो बनेगा। फिलहाल आसानी से काम को समझो, फिलहाल जो मुश्किल वाला काम है वो भी करके दे दूंगा, तुम्हें समझना समझ लेना बेटा, अभी टेंशन फ्री रहो, ठीक है? बैलेंस शीट पे आते हैं, पहले तो इसको खत्म करते फिर आगे बढ़ेंगे। बैलेंस शीट, सर बैलेंस शीट में क्या जाएगा, एक किनारे से शुरू करो, सबसे पहले क्या दिखा था? अरे सबसे पहले दिखा था सिक्योरिटी डिपॉजिट, किधर जाने का ये? लायबिलिटी में ले चलो, कोई दिक्कत? बोलो। नेक्स्ट क्या दिखा था बेटा? लिख दिया कैपिटल फंड, और उसमें क्या ऐड कर दिया? सरप्लस ऐड कर दिया, बात खत्म। नेक्स्ट बताओ क्या दिखा था? रिसर्च फंड, बिल्डिंग फंड, प्रोविडेंट फंड, सीधा सीधा छाप दिया बेटा, देखो इधर, रिसर्च फंड, बिल्डिंग फंड, प्रोविडेंट फंड, कोई दिक्कत? आगे क्या है सर? उसके बाद देखो क्या है, बताओ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है सीधा, सर सीक्वेंस में चलते जाइए, आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी। ये भी हो गया। अब इधर तो कुछ और नहीं लग रहा है, अब इस पेज पे आ जाओ, सेकेंड वाले पे क्या मिला? रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं, सीधा छाप दो एसेट साइड में, हाँ या ना जवाब दो। देखो ठीक है। नेक्स्ट, लैंड डेप्रिसिएशन लगता है? नहीं, लैंड पे कौन डेप्रिसिएशन लगता है? तो लैंड एज इट इज कॉपी पेस्टेड, देखो 1,00,000 रुपए का। बिल्डिंग, बिल्डिंग के बारे में अब देखो, डेप्रिसिएशन तो तुम्हें वैसे भी पता है, 16 लाख की बिल्डिंग, पुराना डेप्रिसिएशन कितना, नया डेप्रिसिएशन कितना, तो टोटल नेट बैलेंस निकाल दिया। ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी पे है ना, प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा था यहाँ पे, कितना? 850, पुराना डेप्रिसिएशन, नया डेप्रिसिएशन और नेट बैलेंस, कोई दिक्कत? फिर आता है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, टोटल वैल्यू 6 लाख, पुराना डेप्रिसिएशन कितना था और नया डेप्रिसिएशन, तो नेट बैलेंस आ गया, नेट बैलेंस भी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। और मोटर व्हीकल के साथ भी मैंने कुछ ऐसा ही किया है, बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखते हैं, यानी डेप्रिसिएशन का काम तमाम हो गया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, देखते हैं आगे क्या है। सर आगे कैश एट बैंक और लाइब्रेरी बुक्स, दोनों लिख दो, कुछ एडजस्टमेंट थोड़ी ना होता है, बोलो। कैश एट बैंक और लाइब्रेरी बुक्स, इतना लिख दिया। अब आप बताओ और क्या है? सर आपने यहां से तो उठा लिया जो भी आना था, अब आप एडजस्टमेंट देख लो। सर पहला एडजस्टमेंट तो स्टॉक निकालने में यूज हो जाएगा, वो आप देख लेना, वो बाद में वो बताता हूं मैं अभी। ट्यूशन फी रिसीवेबल, ये किधर जाएगा? रिसीवेबल है, क्या है ये? एसेट है, ये एसेट चला जाएगा, और इसका तो यहीं पे यूज होगा। और ये तो आपने कर लिया है, तो अब देख लो क्या है, ट्यूशन फी रिसीवेबल, देखो ध्यान से कितना था? 80,000। और दोस्त मटेरियल निकालना ना, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, देखो स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड सप्लाईज कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में देखो, बताओ मुझे फटाक से बताओ, देख कर बताओ, ये गलत भी हो सकता है ना, ये मानकर चलो गलत लिखा है, आप बिना देखे थोड़ा किसने? अरे मुझे पता सही लिखा, मैंने ही लिखा है यार, 3 लाख, ठीक है ना? और उसके बाद परचेज, ये दोनों मिला के टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल मटेरियल? कोई दिक्कत हो बता दो यहाँ से, कोई दिक्कत है किसी को? अब बेटा इसमें से कंज्यूम्ड कितना हो गया? सर ये हो गया कंज्यूम्ड टीचिंग में, ये कंज्यूम हो गया किधर? समझ में आई बात? यही करना था। और अभी आ जाएगा, आ जाएगा, टेंशन मत ले, आ जाएगा, अभी टेंशन मत ले। रिसर्च आ गया, स्टूडेंट वेलफेयर और गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये 4 चीजें तो क्लियरली दे रखी थी। और सेल कितने का हुआ, लेकिन उसको सेल थोड़ी ना दिखाना है, सेल की कॉस्ट दिखानी है भाई, सेल थोड़ी दिखाना, उसमें तो प्रॉफिट आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, कॉस्ट बताओ भाई। 7.5 लाख का तो 7.5 लाख का तो सेल हुआ था, अब इसमें 10% प्रॉफिट था, यानी कितना? तो नेट बैलेंस कितना आ जाएगा? तो बेटा बैलेंस ऑफ मटेरियल कितना होगा? नेट बैलेंस
ये वर्किंग नोट तो मैंने पहले ही बना दिया था, मुझे पता है ना यहीं पे फंसोगे और कहाँ फंसोगे, और कोई टेंशन दिखाई दिया अभी तक पूरे क्वेश्चन में? बोलो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था भाई। 7,50,000 का 10% निकालना क्या प्रॉब्लम था? मतलब छोटे से बच्चे से भी बोलो वो भी कर ले, हाँ या ना? तो बेटा इतना काम तो आपको आराम से समझ में आ जाना चाहिए। अब इसका एक बड़ा सा डाउट है कि सर अगर मैं इसको पूरा डिनोट करूं तो कैसे करूंगा? बेटा ये लिख देना तुम डेबिट में, ये भी चला जाएगा डेबिट में। नहीं सर वो हो गया सब कुछ, मैंने यहाँ 7,50,000 ले लिया था इसलिए मेरा नहीं आ रहा। तो वही तो कह रहा हूँ मैं भी, मैच कर गया ना। हाँ, तो बस क्लोजिंग, और ये 7,50,000 ही लोगे, मैं बताता हूँ कैसे होगा, टेंशन मत लेना, बताता हूँ। 11 लाख डेबिट में पहुंच चुका। ये तो आपने वैसे भी अभी अभी लिखा भी है डेबिट में, लिखा था ना अभी ऐड कर करके, ये तो लिखा ही है। बेटा क्रेडिट साइड में सेल्स लिख देना, कितना क्या हो गया देखो ध्यान से इधर, 7,50,000 ये हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक लिख देना, ये किधर क्रेडिट में, इसमें से 11 लाख, बेसिकली 11 लाख, चलो कोई नहीं, 11 लाख में से जरा ये पूरा टोटल अच्छा ये टोटल करो जरा। इसमें 3 लाख का और भी कुछ टोटल कर दीजिए। 3 लाख का टोटल और भी कुछ 3 लाख का टोटल दिया था ना वहां पे, यस सर। तो वही कह रहा हूँ 3 लाख का, ये जरा बताओ कितना आया? 75 आ गया। आ गया ना, बस ठीक है, फिर क्यों हेडेक लेना। वो सर मैंने स्वाद का हाँ वो आप अगर आप कॉस्ट लिख रहे हो तो कॉस्ट में आपको 675 ही लेना था। हाँ सर वही गलती हुई। ठीक है ना, ये समझ में आया नहीं आया? यस सर। पक्का? और इसको जब भी लिख दोगे तो बैलेंस शीट मैच कर जाएगा बेटा, ये याद रखना। हाँ जी बेटा, ओपनिंग स्टॉक है ना, 3 लाख का ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन देखो, ये जो 3 लाख है ये ओपनिंग स्टॉक दे रखा है बेटा, स्टॉक ऑफ मटेरियल देखो इधर देखो, स्टॉक ऑफ ये ओपनिंग 3 लाख, ठीक है। बैलेंस शीट का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, एंड देन आफ्टर वर्किंग नोट का भी, ये फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, ग्रुप में भेजते रहना इन सब चीजों को। ठीक है, वर्किंग नोट पे आए। ठीक है बेटा, इतना आपको ये क्वेश्चन कितनी बार करना, कम से कम 2 से 3 बार, ईमानदारी से पढ़ोगे, ईमानदारी से होमवर्क करोगे तभी जाके कुछ हो सकता है बेटा, ये भी याद रखना। आप ये कहो कि सर आपने बोल दिया मैं नहीं करूंगा, तो आपको क्या पता चलेगा? बिल्कुल नहीं पता चलेगा, लेकिन एग्जाम का रिजल्ट कभी तो आएगा, तभी पता चलेगा। ठीक है, सो ईमानदारी से लगे रहना बेटा, ये इतना ओके है। अच्छा दूसरी क्लास भी है ना, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं थोड़ा सा, 5 मिनट का मैं देख लेता हूँ, 5 मिनट नहीं वही भी 2 मिनट बचे, देख लेता हूँ जब तक जितना बता सकता हूँ, समझाता हूँ मैं तुम्हें। पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर कौन सा था? फर्स्ट ना। सर इसमें क्या था ऐसा जो आप बोल रहे थे कि नहीं होगा या बताना पड़ेगा, तो मैं आता हूँ उसी चीज। देखो बेटा आपको इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी, देखो ये एसेट लायबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, ये सब सिंपल चीजें हैं, ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये एडजस्टमेंट ओके है, ये ओके है, ये ओके, ठीक है, लिख लो, सिंपल है, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है? ये वाला एडजस्टमेंट अभी बताता हूँ इसके बारे में थोड़ी देर रुक जाओ। एंड देन आफ्टर कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड, मतलब नहीं, डेप्रिसिएशन इजी है। और ये वाला एडजस्ट, ये दो एडजस्टमेंट एक साथ डिनोट करना है, और बाकी कुछ नहीं है। ये स्पेशल है, कहता है कि जो भी क्रॉकरी वगैरह का आइटम, ग्लास लेने, ये सब एक्सपेंस मान लेना, तो आपको बोल रहा मानो तो मान लो, खत्म बात, बैलेंस बैलेंस नहीं बचना इसका। और वैसे भी क्वेश्चन ऐसे ही भेज किया, तो इस क्वेश्चन में 2 एडजस्टमेंट है जो आपके खतरनाक हो सकते हैं। कैसे हो सकते देखो, किस चीज के रिगार्डिंग है ये? पहला कहते हैं एंट्रेंस डोनेशन 50% जो होगा वो क्या होगा, और कोई भी मेंबरशिप पेंडिंग नहीं रह गया एट द एंड ऑफ द ईयर, हाँ या ना? और लास्ट में क्या बोला है, a sum of 20,000 received in October 2019 as entrance donation from an applicant
from an applicant was to be refunded as he hasn't fulfilled the requisite membership qualification. The refund was made on नहीं दिया, कोई मतलब नहीं है। देखो ध्यान से, एंट्रेंस डोनेशन पहले कितना था, और देखो एक और लिखा होगा एंट्रेंस डोनेशन पेंडिंग, रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप।